गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर फीचर का मतलब क्या हुआ यह समझेंगे, फॉर फीचर कब होता है यह समझेंगे, फॉर फीचर क्यों होता है यह समझेंगे। तो फॉर फीचर का सामान्य अर्थ हुआ अंशों को जब्त कर लेना है, यानी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने का पर्पस होता है कैपिटल का एक्विजिशन। कंपनी को अपने व्यापार को ऑपरेट करने के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी शेयर इशू करती है। जो व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदता है, परचेज करता है, वह कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। हम लोग यह भी जान चुके हैं कि कंपनी अपने शेयर का टोटल पैसा, यानी कि जो कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू होता है, वह प्रायः एक ही बार में नहीं मांगती है, उसको कई इंस्टॉलमेंट में मांगती है, जिसके अलग अलग नामों से हम लोग संबोधित करते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट या शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति ने कंपनी का शेयर खरीदा, वह नंबर ऑफ शेयर जितना खरीदा, मान लो कि किसी व्यक्ति ने कंपनी का 1000 शेयर खरीदा और कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। 10 रुपये को कंपनी 4 भागों में बांटकर मांगती है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे। तो इसका मतलब हुआ कि 1000 इंटू 3000 उसको एप्लीकेशन के टाइम पे देना है, 1000 इंटू 3 यानी 3000 उसको अलॉटमेंट के टाइम पे देना है, 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 उसको फर्स्ट कॉल के समय देना है और रेस्ट 1000 इंटू 2 फाइनल कॉल पे 2000 दे देना। अब कंपनी मान लो कि अलॉटमेंट तक पैसा मांगी और वह व्यक्ति जिसने 1000 शेयर एक्वायर किया था, खरीदा था, वह पूरा पैसा दे देता है। कुछ दिनों के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है अपने शेयर होल्डर से, और वह व्यक्ति जिसने 1000 शेयर खरीदा था, उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं था या किसी अन्य कारण से वह कंपनी को पेमेंट नहीं कर पाता। तो जो ही कंपनी का कोई शेयर होल्डर कॉल करने पर पेमेंट नहीं करेगा तो कंपनी का जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसमें परेशानी होगी। वह जितना उम्मीद करके चल रही है कि इतना कैपिटल हमको शेयर से मिल जाएगा, उतना कंपनी को शेयर नहीं मिल पाएगा, तो इसका प्रभाव उसके बिजनेस के ऑपरेशन पर भी पड़ेगा। अब इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है भाई? तो इस समस्या से बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि वैसे शेयर होल्डर्स को जिन्होंने कंपनी का पैसा कॉल करने के बावजूद नहीं पे किया, जिसको पहले हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते थे, यानी कि जो शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर कर देता है, उस शेयर होल्डर को कंपनी नोटिफाई करती है, उसको सूचित करती है और एक पीरियड देती है, एक समय देती है, एक समयावधि उसको अलॉट किया जाता है जो कम से कम 14 दिनों का होगा। और उसमें यह इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आप कंपनी का जो अमाउंट ड्यूज़ है, यानी जितना शेयर आपने खरीदा और उस शेयर पे जो कॉल किया गया है, उसका पेमेंट विथ इंटरेस्ट अगर आप इतने दिनों के अंदर नहीं कर पाते हैं तो कंपनी आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट कर लेगी का मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इन दोनों का पेमेंट, यानी 3000 एप्लीकेशन का और 3000 अलॉटमेंट का, 6000 तो पे कर दिया था। तो यह 6000 जो अमाउंट कंपनी को उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर से मिला था, शेयर होल्डर से मिला था,
वह 6000 कंपनी उसको वापस नहीं करेगी, वह रख लेगी और साथ ही साथ उसका नाम भी शेयर होल्डर रजिस्टर से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और अब वह कंपनी का शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से कंपनी को जितना पेमेंट उसने प्रीवियस में किया था वह पैसा कंपनी जब्त कर लेती है, उसी को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। और साथ ही साथ उसका नाम भी शेयर होल्डर रजिस्टर से हटा दिया जाता है और इसके लिए कंपनी अपने यहाँ कुछ जर्नल करती है। अब वह जब्त किए हुए शेयर से कंपनी का कैपिटल तो कम हो जाता है और कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो आगे चलकर कंपनी उस फॉरफिटेड शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को इशू कर देती है, जिसको हम बोलेंगे री इशू ऑफ शेयर। यानी फॉरफिटेड शेयर को जब कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से इशू करेगी तो इस प्रोसेस को बोलेंगे री इशू ऑफ शेयर। तो संक्षिप्त में एक बार हम लोग फिर से देख लें। जब कोई व्यक्ति जिसने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और कंपनी के द्वारा किसी कॉल का पैसा मांगे जाने पर उसका भुगतान नहीं कर सका, तो इन अंशों को या उसके द्वारा खरीदे गए अंशों को कंपनी अगर चाहे तो फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट करने के लिए उसे उस शेयर होल्डर को एक नोटिफिकेशन देना होगा, एक सूचना देनी होगी और उसमें उसे बताना होगा कि आप एक सर्टेन पीरियड जो कम से कम 14 दिनों का होना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर आप अपनी बकाया राशि इतने % ब्याज के साथ कंपनी के पास जमा कर दें, सबमिट कर दें, अन्यथा आपका नाम शेयर होल्डर रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और आपने अपने शेयर के अगेंस्ट जो भी पेमेंट कंपनी को किया है वह जब्त कर लिया जाएगा, वह भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया कहलाएगी फॉरफीचर ऑफ शेयर। आगे चलकर इन जब्त किए गए अंशों को जब कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से इशू करती है तो यह फिर से इशू करने की प्रक्रिया कहलाती है री इशू ऑफ शेयर। अब इन दोनों के लिए अलग अलग कुछ जर्नल एंट्रीज हमको जानने होंगे। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर के लिए। तो 2 कंडीशन में हम लोग को जर्नल एंट्री जाननी है। पहला कंडीशन है कि अगर शेयर को सममूल्य पर जारी किया गया हो, इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हैं भाई? तो चूंकि शेयर कैपिटल जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम अंशों को जब्त कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा कैपिटल कम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट बैलेंस वाले को कम करना है इसलिए उसको हमने डेबिट किया। जितना पैसा हमको शेयर होल्डर से मिल चुका था, जिसको हम फॉरफिट करने वाले हैं, वह अमाउंट लिखाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जितना पैसा हमको नहीं मिला था, जिस कॉल का नहीं मिला था, उस कॉल का यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे अलॉटमेंट का नहीं मिला था तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल का भी नहीं मिला तो 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। यानी कि इसमें हम लोग क्या लिखना है शेयर फॉरफीचर में, जो अमाउंट उस शेयर होल्डर से कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है। और अनपेड कॉल्स में हम संबंधित कॉल्स का नाम लिखेंगे। अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, सेकंड कॉल हुआ, फाइनल कॉल हुआ, जो भी है, और उसमें वह अमाउंट लिखा जाएगा जो कंपनी ने मांगा और उसको नहीं मिला, और इन दोनों का टोटल आ जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालने का दूसरा तरीका भी क्या है भाई, कि जितने शेयर को हम फॉरफिट करने वाले हैं उसकी संख्या लिख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए 1000 शेयर फॉरफिट करना है तो 1000 लिख लिए।
अब इस 1000 से कंपनी ने कितना कॉल किया है, मान लो 10 का शेयर है और 8 रुपया कॉल किया है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1000 इंटू 8 8000 आएगा। अगर पूरा 10 का 10 कॉल कर दिया तो 1000 इंटू 10 यानी 10000 आ जाएगा। अगर 5 ही कॉल किया है तो 1000 इंटू 5 5000 इसमें आएगा। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप देयर ऑन। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं शेयर कैपिटल, जो पैसा हमको मिल चुका है शेयर होल्डर से वो आएगा शेयर फॉरफिटेड में, और जो हमको नहीं मिला है वो आ जाएगा अनपेड कॉल्स में। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हमको ध्यान में रखनी कि अनपेड कॉल्स का नाम हम कब लिखेंगे और कॉल्स इन एरियर कब लिखेंगे। तो अगर आपने सामान्य इशू ऑफ शेयर के समय जो एंट्री की थी उस समय कॉल्स इन एरियर का खाता खोला था, यानी कि मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था तो फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय आपने किया था बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यानी कॉल्स इन एरियर का लेजर खाता आपने खोला था, अकाउंट ओपन किया था, तो उस कंडीशन में हम यहाँ कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। और अगर हम सिंपल बिना कॉल्स इन एरियर का खाता खोले जर्नल एंट्री कर चुके हैं, यानी कि अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो हम लोग सिंपल सा एंट्री किए थे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जितना अमाउंट नहीं मिला उतना लेस करके हम बाकी अमाउंट को उस फर्स्ट कॉल वाले एंट्री में लिखे थे, तो यानी कि वहाँ कॉल्स इन एरियर कहीं शो नहीं किया गया था। तो अगर कॉल्स इन एरियर शो नहीं किया गया है तब तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल यहाँ, और अगर कॉल्स इन एरियर हम पहले से खोल चुके हैं तो फर्स्ट कॉल की जगह हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, यानी दोनों में से कोई एक लिखना है। और कौन कब लिखना है इसको ध्यान में रखना है। अगर कॉल्स इन एरियर का आपने अकाउंट ओपन किया है तो हम लोग कॉल्स इन एरियर शो करेंगे, और अगर ओपन नहीं किया है तो हम लोग कॉल्स इन एरियर के जगह पे उस कॉल का नाम लिखेंगे जिसका पैसा हमको नहीं मिला है। तो यह एंट्री हो गई फॉरफिटेड एट द टाइम फॉरफिचर ऑफ शेयर इफ इशूड एट पार। अब इसमें क्या हो गया नरेशन बाय बीइंग, अब नंबर ऑफ शेयर हम मेंशन करेंगे 1000 2000 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, अब यहाँ कॉल का नाम लिख देना है फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, जिसका पेमेंट नहीं मिला उसको डाल देना है। तो यह सिंपल सा हुआ कब, इफ शेयर्स आर इशूड एट पार। अब दूसरा कंडीशन होता है कि जब हम शेयर को प्रीमियम पर इशू किए और हमको पेमेंट नहीं मिला और हम उस शेयर को फॉरफिट करना चाहते हैं, तो इसमें दो कंडीशन होगा। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम में दो कंडीशन, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का अमाउंट हमको मिल चुका है तब हम कैसे एंट्री करेंगे, और प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तब हम कैसे एंट्री करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि प्रीमियम का अमाउंट हमको मिल चुका है, तो प्रीमियम का अमाउंट अगर हमको मिल चुका है तो हम लोग सिंपल एंट्री वही करते हैं जो आप ऊपर में किए, इसमें कोई अलग से एंट्री करने की बात नहीं है। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू अनपेड कॉल, और अनपेड कॉल की जगह पे कॉल्स इन एरियर, दोनों में से जो कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंगली लिख लेना है। अगर कॉल्स इन एरियर का खाता खोला गया तो कॉल्स इन एरियर, नहीं खोला गया तो संबंधित कॉल का नाम बिंग डॉट शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, तो यह एंट्री हो जाएगी। अब अगर हम लोग हाँ, तो अब अगर हम लोगों को प्रीमियम की रकम नहीं मिली, यानी कि हमने शेयर जो इशू किया था वह प्रीमियम पर इशू किया था और प्रीमियम का अमाउंट हमको नहीं मिला। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि तुमने अलॉटमेंट पर 5 रुपये का प्रीमियम मांगा था और जिसने शेयर खरीदा उसने एप्लीकेशन के बाद कोई पेमेंट कंपनी को नहीं किया, यानी कि कॉल्स इन एरियर का काम कहाँ से शुरू हो गया, अलॉटमेंट से।
तो जब अलॉटमेंट पर उसने पेमेंट ही नहीं किया तो इसका मतलब स्वाभाविक हो गया कि उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। तो जब प्रीमियम का भुगतान नहीं करेगा तो हम शेयर कैपिटल को तो डेबिट करते ही हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी इसी के साथ डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में वही पुरानी बात, जितना पैसा मिला फॉरफिटेड में, जो नहीं मिला वो अनपेड कॉल्स या कॉल्स इन एरियर में, जो भी कंडीशन हो। अब कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि प्रीमियम 2 स्टेज पे मांगा जाता है। अलॉटमेंट पर भी कुछ प्रीमियम मांगा गया और फर्स्ट कॉल पे भी मांगा गया। तो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम तो उसने पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल वाला को पेमेंट नहीं कर पाया, तो भी यही एंट्री होगा। तब भी हम लोग यही एंट्री करेंगे, यानी कि चाहे प्रीमियम हमको पूरा ही नहीं मिला हो या पार्शियली नहीं मिला हो, कुछ मिल गया हो और कुछ नहीं मिला हो, दोनों ही कंडीशन में अगर हमको प्रीमियम नहीं मिलता है तो यही एंट्री हमको करनी है। शेयर कैपिटल में वही अमाउंट, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप देयर ऑन। सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का वह अमाउंट जो उससे मिलना चाहिए था, जो हमको नहीं मिला। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट फॉरफीचर में वह अमाउंट जो उससे हमको मिल चुका है, और अनपेड कॉल्स अकाउंट में वह अमाउंट जो हमको नहीं मिला, जो हमको मिलना चाहिए था। तो यह 3 जर्नल हुआ जिसके आधार पे आप फॉरफीचर के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। अब इसके बाद आता है मामला रीइश्यू का। तो रीइश्यू 3 तरह से होगा, रीइश्यू एट पार, रीइश्यू एट प्रीमियम और रीइश्यू एट डिस्काउंट। तो रीइश्यू एट पार पे अगर होता है तो सिंपल सा एंट्री हमको करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग डॉट डॉट में 1000 2000 जो भी है, फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू एट पार। अब अगर इस फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हों तो भी सिंपल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें कोई बहुत अलग से कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम जब्त किए गए शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे इशू करते समय बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और डिस्काउंट की रकम के लिए, डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा उसके लिए हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में जो पैसा हमको मिला, शेयर फॉरफीचर में जितना हमको डिस्काउंट देना पड़ा, और शेयर कैपिटल में जितने रुपए में हमने शेयर इशू किया, तो यह दोनों का टोटल इसमें आ जाएगा। अब मान लो 10 रुपये का शेयर है जिसको फुल्ली पेड मान के इशू किया जा रहा है 8 रुपये में, तो इसका मतलब हुआ कि 8 रुपया हमको कैश के रूप में मिलेगा, 2 रुपया डिस्काउंट के रूप में ट्रीट हो जाएगा, और शेयर का वैल्यू 10 माना जाएगा। तो बैंक में हो गया 8, फॉरफीचर में हो गया 2, और कैपिटल में हो गया 10। बीइंग 1000 2000 जो भी है, फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 ईच। अब इसके बाद, इस एंट्री के बाद एक फाइनल एंट्री हम करते हैं जिसमें हमको जो शेयर फॉरफिट के रूप में हमारे पास पैसा आता है, शेयर फॉरफीचर जो होता है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। हर जगह क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ भी है शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा है। तो अब यह कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट था, इसको शेयर इशू करने में हम लोग यूज किए, तो जितना यूज किए उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, और रेस्ट जो उस खाते में बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस कहाँ से निकालेंगे भाई, तो हम लोग फॉरफिट करते समय शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किए थे और इशू करते समय उसको डेबिट किए हैं, तो क्रेडिट वाले अमाउंट से डेबिट वाले अमाउंट को माइनस कर लेंगे, और जो रेस्ट बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यह सिंपल सा जो जर्नल एंट्री होता है उस पर हम लोगों का डिस्कशन था। अब क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ और कंडीशंस आएंगे, जैसे शेयर इशू किया गया था मान लो 10,000, फॉरफिट हो गया 2000 और रीइशू हो रहा है 1000,
तो यहाँ पर फिर यह जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व का निकलता है, इसको निकालते समय हम लोग को कुछ ध्यान देना होगा, कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह से फॉरफीचर ऑफ शेयर के समय फिर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन रहा हो और अलॉटमेंट पर प्रीमियम की मांग की गई हो और किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट से ही एरियर शुरू कर दिया, जिसको आगे चल के फॉरफिट कर लिया गया, बाद में उसको रीइशू किया गया, तो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश होता है और उसको हम लोग क्वेश्चन के आधार पर डिस्कस करके समझने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसके संबंध में क्या जर्नल एंट्री होती है, इसी पे डिस्कशन को क्लोज करना चाहते हैं। तो हम लोग को फॉरफीचर के संबंध में 3 कंडीशन को ध्यान में रखना है। पहला कंडीशन था इफ शेयर आर इशूड एट पार, तो सिंपल सा ये एंट्री। अब दूसरा था इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो इसमें 2 कंडीशन, प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला हो तब और प्रीमियम का अमाउंट मिल गया हो तब। प्रीमियम का अमाउंट मिल गया तो ये एंट्री हो जाएगी, जो कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं आपको देखने को मिल रहा है। जो सिंपल इशू एट पार का है वही यहाँ भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता है तो शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग डेबिट करते हैं और बाकी सारा काम तो एज इट इज होता है। रीइशू करते समय क्या ध्यान में रखना है भाई, तो अगर इशू एट पार हो रहा है तो सिंपल बैंक टू शेयर कैपिटल करेंगे, अगर प्रीमियम हो रहा है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे। तो इन दोनों में कोई विशेष बात नहीं है, ध्यान में रखने की जरूरत होती है जब फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पे रीइशू किया जा रहा है। तो डिस्काउंट पे अगर रीइशू किया जा रहा है तो हम लोग जो डिफरेंस होता है, यानी कि जितना रुपया के डिस्काउंट हम इशू करते हैं, उस डिस्काउंट की रकम को डिस्काउंट अकाउंट में नहीं डाल के हम लोग किस में डालते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और इसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो कि क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट को माइनस करके निकलता है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।